भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जब से नए साल का आगाज हुआ है तब से मुसलसल खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के बारे में खबरें आ रही हैं कि जी डील हो गई है, कोई बातचीत हो गई है, बस इमरान खान की हुकूमत गिरने वाली है। और बावजूद इसके कि कुछ ही दिन पहले अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR ने किसी भी किस्म के सियासतदान या किसी भी सियासी जमात के साथ एस्टैब्लिशमेंट की कोई भी डील होने का तासुर या उसकी खबरें या उसकी अफवाहें या जो भी कुछ चल रहा था उसकी दो टोक तरदीद कर दी। लेकिन मजे की बात यह है कि आज जो खबर आई है मुस्लिम लीग नून की किसी के साथ डील करने के हवाले से, वो नून लीग के अंदर से नहीं बल्कि खुद हुकूमत की तरफ से आई है, बावजूद इसके कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान चंद ही दिन पहले किसी भी डील को बिल्कुल दो टोक अंदाज में रद्द कर चुके हैं, इस खबर की तरदीद कर चुके हैं। फिर आखिर हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत में भी विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जो कि मरकजी शख्सियत है, मरकजी वजीर है, वो कहते हैं कि जी नून लीग के कोई 4 बंदे हैं कि जिनकी किसी के साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है कि जी आप लोग माइनस शरीफ पे राजी हो जाएं तो हम लोग मौजूद हैं क़यादत संभालने के लिए और हम में से किसी के नाम पे राजी हो जाएं। अब हुकूमत ने इसके अलावा कुछ नहीं बताया कि वो किसी इन्वर्टेड कोमास में वो किसी कौन है, उसका नाम खुफिया क्यों रखा जा रहा है, उसकी जो शनाख्त है वो खुफिया क्यों रखी जा रही है, ये कौन नामालूम अफराद हैं, नंबर 1। और दूसरा, नून लीग के अंदर से 4 कौन से लोग हैं कि जो किसी के साथ मिलने के लिए गए थे, या फिर ये हुकूमत की एक सियासी चाल है मुस्लिम लीग नून के अंदर फूट पड़वाने के लिए। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा दावा है हुकूमत की तरफ से, और इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई भी वाज़े आला सतही आला क़यादत की तरफ से कोई भी वाज़े तरदीद इस बात की नहीं है। तो क्या मुस्लिम लीग नून वाकई मुलाकातें कर रही है अभी भी, और क्या मुस्लिम लीग नून में क़यादत की तब्दीली हो सकती है? क्या मुस्लिम लीग नून माइनस नवाज माइनस नून हो सकती है, माइनस शरीफ फैमिली हो सकती है? ये बड़े अहम सवालात हैं जिनका आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने एक नया पता फेंका है नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए, और बरतानिया के साथ मुजरमान की हवालगी का एक मुआहदा होने के लिए जो कि फेडरल कैबिनेट में पेश किया जाना है, बल्कि आज उसमें एक कमेटी की मुलाकात भी हुई। तो हुकूमत ने कहा कि हम इस पे मजीद जरा गौर कर लें, मजीद सोच विचार कर लें, उसके बाद फिर हम जो फाइनल ड्राफ्ट है मुजरमान की हवालगी का बरतानिया के साथ वो फेडरल कैबिनेट के सामने रखेंगे। क्या ये मुआहदा बरतानिया के साथ हो सकता है? इसकी कानूनी हैसियत क्या है? कितना टाइम इस पे लगेगा? बिकॉज 2019 से ये मामला चल रहा है, 2 साल से ऊपर का वक्त तो इसमें ऑलरेडी हो चुका है। और क्या इस मुआहदे के जरिए जो सियासी मुजरमान है, खासतौर पर नवाज शरीफ या दीगर लोग या इसहाक डार साहब, क्या वो पाकिस्तान वापस लाए जा सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड करती है? मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बार बार डील की खबरें नून लीग के हवाले से आ रही हैं, एक तरफ पीडीएम अपना लॉन्ग मार्च कर रही है, नून लीग लॉन्ग मार्च करना चाहती है, पीपल्स पार्टी एक अलग से अपना लॉन्ग मार्च कर रही है। तो इस तरह की मुसलसल डील की खबरें पीपल्स पार्टी को किस हद तक अफेक्ट करती हैं, या ज्वाइंट ऑपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर कितना जो है उनकी एफर्ट्स को अफेक्ट करती हैं? इन सारे सवालात के जवाब लेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को क्वेश्चन आंसर के लिए, डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बहुत जबरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं जनाब कमर जमान कायरा साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, और मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है तारिक फजल चौधरी साहब, थोड़ी ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं। नुमान परवेज खटक साहब, सबसे पहले आप मुझे बताएं, हुकूमत के पास ये कहां से खबर आ गई, कौन से वो 4 लोग हैं, और ये कौन है किसी जिसके साथ डील हो रही है मुस्लिम लीग नून की, और वो 4 लोग कौन है? या आप लोगों ने ऐसे ही कोई अफवाह फैला दी है नून लीग के अंदर फूट डालने के लिए, एक सियासी कैश करवाने के लिए? नुमान साहब। थैंक यू वेरी मच रिदा। पहले तो मैं आपने जैसे इंट्रो में भी कहा कि DGISPR ने कहा कि हमारा कोई डील नहीं हो रही है, एंड आई टेक हिज वर्ड फॉर गारंटेड।
कि ऐसी कोई डील वील कोई चीज फाइनलाइज या कोई चीज ऐसी नहीं। अलबत्ता ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है या बाकी काफी मुल्कों में भी होता है, थर्ड वर्ल्ड क्या वेस्ट के अंदर भी होता है कि ओपिनियन मेकर्स बहुत होते हैं। वेदर ओपिनियन मेकर्स बाहर के मुल्क हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान के फौज के अदारे हो या जुडिशरी जो भी है, देयर ऑल ओपिनियन मेकर्स। इसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि आप किसी से मिल नहीं सकते। मुलाकात होना और डील होना अलग चीज है, मुलाकातें होती रहती हैं। हर एस्टेब्लिशमेंट को भी हर पार्टी से मुलाकात कर फीडबैक देना चाहिए कि क्या हो रहा है मुल्क की। जो आप जैसे आपने अभी जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी जो आई है, मोहित ने जो अनाउंस किया है, उसके अंदर मईशत के साथ सब कुछ को रिलेट किया गया आपस के अंदर। तो इट इज ऑल पॉलिटिक्स इज रिलेटेड, पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स आर ऑल रिलेटेड टू मईशत के साथ कोई ताल्लुक रखता है। तो ये सारे ओपिनियन मेकर्स इनसे बात हुई। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक आपने जो स्पेसिफिक सवाल किया कि 4 लोगों से आई नो फीमेल एंड के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो होपफुल हैं, उम्मीदवार हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बहुत लोग हैं शौकीन। अच्छा, कौन कौन है बता तो दें, नाम तो बता दें, चले ये चीज ऑन रिकॉर्ड ले आए ना। कौन कौन आपसे मिलते हैं वज़ीर-ए उज़्मा के ख्वाहिशमंद? नहीं, मैं इस पर किसी का स्पेसिफिक नाम लेना मैं मौजू नहीं समझता, क्योंकि जब तक एक देखा ऐसे ह्यूमर है, वर्ड अराउंड, ह्यूमर्स अराउंड, हाँ। ह्यूमर्स का भी ऐसी बात करना भी खैर मैं इस्लामी तरीके से भी गलत है। नहीं, आपने कहा कि आपसे भी मिलते हैं और ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, तो चले बता दें, चले ये बता दें कौन कौन से इलाकों से हैं वो लोग? नहीं, मैं सॉरी, मैं इस पर कहना कि ये इस प्रोविंस से ये कहना भी आपके एक तरफ इशारा ही हो जाता है कि कौन लोग हम जिक्र कर रहे हैं, जो आप शायद गालिबन चाहती हैं मैं करूं। लेकिन मैं वुड नॉट वेंचर इनटू दिस थिंग कि जी नॉट इवन प्रोविंस किसी का जिक्र अच्छा, लेकिन ये वाली जो खबर आई है नोमान साहब, ये वाली जो खबर आई है, इसमें गवर्नमेंट के बहुत बड़े अहम वजीर हैं, मरकजी वजीर हैं, उन्होंने डील का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो जब DGISPR ने कह दिया कि किसी के साथ डील नहीं हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की, तो फिर ये किसी का नाम खुफिया रखने, क्या आप लोगों के साथ मुलाकात हुई है उन 4 लोगों की? नहीं, देखिए, जहां तक डील, ये तो आप उनसे ही पूछे जिनने ये डील का है। मेरे नजरिए में द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऐसी कोई एस्टैब्लिशमेंट की किसी के साथ कोई डील नहीं हुई है। आई कैन नॉट कंफर्म दिस थिंग। मुझे जितना पता है, हाँ। तो कोई जो लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं, जो पार्टी के अंदर हमारे साथियों से बात होती है, हाँ। ऐसी डील का कंफर्म कोई चीज। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुलाकातें हुई होंगी, इसको आप जो है ना ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं, और मुलाकात में ख्वाहिशात का इजहार कर दिया गया होगा। व्हाई नॉट, मुलाकातें होती रहती हैं, वेदर इट इज थ्रू थर्ड पार्टी, टेलीफोनिक, फिजिकली मुलाकातें होती रहती हैं और इन्वॉल्व रहा है। पहले भी सारे, आप क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, पिछले 20 सालों के 30 सालों के देखें, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है। अनफॉर्चुनेट नहीं होनी चाहिए। अभी भी हैं, ये चीज अभी भी हैं इन्वॉल्व एस्टैब्लिशमेंट सियासत में। व्हाई नॉट, अभी भी हर पार्ट में देखिए, जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ तो नेचुरली इन्वॉल्व होते हैं। They are part of the government. नहीं सर, हुकूमत की बात अलग है, बट आप कह रहे हैं कि सियासत में अभी भी इन्वॉल्व है, जबकि DGISPR ये भी तरदीद कर चुके हैं, वो अभी कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटें, बट आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी सियासत में इन्वॉल्व है और सियासतदानों से मुलाकात करती है और उनकी बातें सुनती है कि कौन किस चीज का ख्वाहिशमंद है। सर, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। फिर देखिए, मैं आप ये कहना कि एक फौजी आदमी अपना टीवी बंद कर दें जब शाम के 8 से 9 बजे बैठा हो, या टॉक शो हो रहा है, कोई बात हो, वो ना देखें, तो दिस नेक्स्ट इम्पॉसिबल। उसने इसी सोसाइटी में रहना है, उसने बातें सुननी है, उसका ओपिनियन बनना है, उसे अपने ओपिनियन भी जाहिर करना है। इट्स पार्ट ऑफ इट। ये तो बिल्कुल कह देना कि बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, ऐसे दुनिया में कभी नहीं होता। सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होता है मिलता है, लेकिन ये कहना कि रिटर्न डील कोई चीज हुई है, वो डील वील पर आई कैन नॉट। सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप। एस्टैब्लिशमेंट कहती है, DGISPR कहते हैं कि हमें सियासत से दूर रखें, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी, वो सियासत में मौजूद है। कमर जमान कायरा साहब बड़ी देर से खामोश है। सर, आपके पास आऊंगी। एक तो इन चीजों पे कोई कमेंट करना चाहेंगे जो कि आप नुमान वजीर खटक साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी सियासत में इन्वॉल्व है, बातें करते हैं, टीवी बंद कर देना, कान बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेना किसी फौजी के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुमकिन नहीं है। सेकंड, सर, पीपल्स पार्टी किस तरह देखती है नून लीग के मुतालिक बार बार डील की खबरें, खुफिया डील, इससे राब्ता, उससे राब्ता, फलाम मिल गया, गवर्नमेंट गिरने वाली है। पीपल्स पार्टी सर कैसे ऑब्जर्व कर रही है इस डेवलपमेंट को? देखिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बदकिस्मती से हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये डायरेक्ट रूल करती रही, ये चीजें तब्दील करती रही। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट हो,
या उसके बाद बनने वाली मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, उनका बनाना, उनका हटाया जाना, उनका इक़्तिदार में आने के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो तब खुली तारीख है, उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, कुछ छुपी हुई बात है नहीं। तो अब जो बात कही जा रही है और ये जो इल्जाम है कि जी एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, लिहाजा वो किसी सियासी कुव्वत में तो इंस्टॉल नहीं किया होता। हमारे मुल्क के अंदर बहरहाल एक बड़ी तारीख है और बड़ा मजबूत फुटप्रिंट है जिसको हम कह रहे हैं कि ये नुकसानदेह है। हम शुरू से कह रहे हैं कि इसका पाकिस्तान को न माजी में कोई फायदा हुआ न अब कोई फायदा होगा, इसलिए ये सियासत को सियासी रंग में होने दीजिए, उसकी गलतियां भी उस प्रोसेस के जरिए ही दूर होंगी। ठीक। अगर उसको हम बाहर से दुरुस्त करने की या फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी दुरुस्त नहीं होगी, इसके रिजल्ट कभी बेहतर नहीं आएंगे। राइट। हाउएवर अगर DGISPR ने इससे पहले भी कहा था, अभी उन्होंने कहा है कि हमें इससे अलग रखा जाए, तो मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि वो इसको डेमोन्स्ट्रेट करें। ये जब वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी अमल से अब साइड लाइन हो गए हैं और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। लेकिन सर नुमान खटक साहब एडमेंट हैं कि नहीं जी एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है और इसका होने से नुकसान हो रहा है। लिहाजा मैं भी इस बात को रिएटरेट करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके होने से माजी में भी नुकसान हुआ, अब भी इसका फायदा कोई नहीं है और इसको सोचने की जरूरत है। जितना ताल्लुक डील का है, ये जो डील की खबरें हैं, एक तो ये है कि अगर तो डील की बात पीपल्स पार्टी ने की हो तो मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा कि किस बंदे ने डील की बात की है, क्यों की है, क्या वजह है। और अगर मुस्लिम लीग ने बात की होगी तो इस प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक फजल साहब तशरीफ ले आए, डॉक्टर साहब जवाब देंगे या मुस्लिम लीग के रहनुमा को जवाब देंगे कि कौन है जी वो बंदा। तीसरा, अगर ये बात हुकूमत कर रही है, खुद हुकूमत कर रही है, तो अपोजिशन तो इल्जाम लगाती है ना। हमारे पास तो चले फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होता, मैं तो इल्जाम लगाऊंगा, तारिक फजल तो इल्जाम लगाएंगे। हुकूमत जब बात कहे कि जी 4 लोग मिले, किसी बड़े ताकतवर से मिले, तो यकीनन एस्टेब्लिशमेंट के किसी बड़े से मिले ना, वो फवाद के हिसाब से तो नहीं मिले होंगे, अगर मिले हैं तो। लिहाजा वहां फिर उनकी जिम्मेदारी है और आप उनसे पूछें कि भाई वो कौन है, उनका नाम बताओ, या आप नहीं तो आप एस्टेब्लिशमेंट खुद पूछे, DGISPR पूछे कि जी अगर आप कह रहे हैं तो बताएं। और सिर्फ फवाद साहब ने नहीं कही, इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या कहा कि जो हाथ इमरान के सर पे है वो इनके सर पे नहीं जा सकता, वो इनके गर्दन पे पहुंचेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आपको भी पता है कि इसके माने क्या है, मुझे भी पता है इसके माने क्या है। कौन सा वो हाथ है जो इमरान खान के सर पे है और वो क्यों मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की गर्दन तक पहुंचेगा, किस बुनियाद पे पहुंचेगा? उनको कानून का कौन सा ऐसा इख्तियार हासिल है? तो वजीर दाखिला का ये कहना, वजीर इत्तलात का ये कहना, वजीर जो हमारे हैं पार, उसका ये कहना, ये बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, इसके माने कुछ और है। आप तरह इसको थोड़ा सा माजी में रह जाइए, पिछले 2-3 साल की प्रैक्टिस देखिए। जब भी कोई ऐसा इशू आया, जब मीडिया के अंदर एक डिबेट शुरू होनी है, पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ हो सकता है, उस वक्त इस तरह की यानी डिबेट छिड़ी गई, इस तरह की बातें फेंक दी गई मार्केट में। वो क्या कि आपने बजट दिया, मिनी बजट दिया, उस बजट के जरिए आपने लोगों की जिंदगियों में आग भरी है, और कल रात को यानी परसों रात को तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एक्चुअली तो कल सारा दिन को भी और रात को भी प्रोग्राम होने थे, आज भी प्रोग्राम होने थे कि उस तेल का इफेक्ट क्या होगा, आलमी मंडी में क्या हुआ है, यहाँ क्या हो रहा है और आइंदा बजट का क्या होगा। उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी और आज सारा मुल्क इसमें बहस कर रहा है कि जी किससे डील हो गई, कैसे डील हो गई। भाई एस्टेब्लिशमेंट कह रही है डील नहीं हुई, मुस्लिम लीग कह रही है हमने कोई बात नहीं की, तो फिर उनको चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है, या उनसे DGISPR या जो जिम्मेदारान है वो हुकूमत से पूछे, या फिर वो बदनाम होने को तैयार रहे। या इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के कुछ सेक्शन ने, अगर ये नहीं क्लियर होता तो उसका वही उनसे नहीं पूछा जाता, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक तरफ तो वो डिबेट को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और दूसरा वो एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं। रही बात ये बड़ी अहम बात, रही बात के अंदर मैं एक आखिरी बात कह लूं, डॉक्टर तारिक फजल मुस्लिम लीग की बात खुद करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग के अंदर कौन कौन लोग हो सकते हैं? पीपल्स पार्टी के अंदर क्या गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम नहीं बने? क्या इससे पहले शायद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग के अंदर से वजीर आजम नहीं बने? बने हैं। आइंदा भी फर्ज करें मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालिफाइड है सो फार, मरियम बीबी डिस्क्वालिफाइड है सो फार,
और कहा जा रहा है जी कि शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करा देंगे। फर्ज करें ये करा लेते, फर्ज करें, तो उसके बाद उनके पास सीनियर लीडर्स की एक पूरी कतार है, उनमें से किसी एक को आगे ले आया जाएगा। ये कौन सा ऐसा कुलिया है जो आपको और मुझे समझने की जरूरत है? कौन सा मसला फीसा कौन? कायरा साहब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि अगर तो किसी और को लाया जाता है तो वो नवाज शरीफ या पार्टी अपने अंदर से लेके आएगी, लेकिन यहाँ पर तो पार्टी के अंदर से लोग खुद मतलब अपने आप को प्रेजेंट करने गए हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ बकौल हुकूमत के। जो कह रहे हुई है वो वजाहत करें कि कौन मिले हैं। हाँ। वरना ये प्रोपेगेंडा है, आप भी उनके प्रोपेगेंडा के शिकार हैं, मैं भी उनके प्रोपेगेंडा, मैं उनके टूल और आप भी उनके टूल का सारा मीडिया हथियार बने हुए हैं कि आप सारा प्रोग्राम उस पर कर रहे हैं जो हेर से है। और जो रियलिटी है कि लोगों की जिंदगी में आग लग गई है, तेल और महंगा हो गया है, शायद सर्फ महंगी हो गई है, उस पर बहस नहीं हो रही। और एक ला यानी ये कुड़ते हुए कायरा साहब बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं, 100%। लेकिन जरा ये डील वाली की बातें, नून लीग आ गई है, इनका मौके जरा ले लें। तारिक फजल साहब थोड़ा सा आप जरा ताखीर का शिकार हो गए, लेकिन नुमान वजीर खटक साहब भी इस बात को सेकंड कर रहे थे कि जी मेरे से भी मिलते हैं नून लीग के लोग। नाम नहीं बताया उन्होंने कहा जी हम लोग आपस में ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं, बातें गपशप दोस्तों की होती हैं। बट वो कह रहे हैं कि जी ऐसा होता है, आपके अंदर से वजारत उज़्मा के क़यादत के ख्वाहिशमंद लोग मौजूद हैं। कौन से 4 लोग मिले? आप तो नहीं थे डॉक्टर साहब? देखिए, ना तो इस तरह कोई आज तक वज़ीर आज़म बना है। हाँ। और ना आप तो नहीं थे उन 4 में से एक। बन सकता है। नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी अकल दी है। और जो भी इस लेवल पे आता है ना, आप पार्लियामेंटेरियन बनते हैं, सियासत के ज़ाहिर है इस मैदान में आपने बड़े कठिन मराहिल से गुजर के आते हैं, तो आप एक एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ठीक। और वो कभी भी इस तरह की कोई बच्चगाना हरकत नहीं करते कि अपने आप को प्रेजेंट करें जनाब कि मैं कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ। और ये एक और बात याद रखें आप कि जो प्रेजेंट करते हैं, अगर उन्होंने बनना हो तो फिर भी नहीं बनते। ये चंद मैं आपको तल्ख हक़ाइक़ बता रहा हूँ सियासत के, ऐसा नहीं होता। ये पार्टी के फैसले होते हैं, क़यादत के फैसले होते हैं कि किसने किस वक्त कौन सी जिम्मेदारी उठानी है। कोई अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता। कायरा साहब ने जो सबसे आखिरी बात की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी अभी एक और प्रोग्राम में था, इसीलिए थोड़ा आपके प्रोग्राम में भी ताख़ीर हुई मुझे आते हुए। हर जगह के ऊपर यही बात हो रही है, डील डील, वो किधर गया, कौन मिला कौन नहीं मिला। बात यह है जी कि इस वक्त जो हालात मुल्क के हैं, पेट्रोल जो महंगा हुआ वो आप देखें, दवाइयाँ महंगी हुई। आज अखबारों में छपा हुआ है कि जब से आपने मनी बिल पास किया है, अभी ये वाला फाइनेंस बिल, उसका इमीडिएट इफेक्ट जो है वो चीज़ों में पड़ना शुरू हो गया है। आज बात तो उस पर होनी चाहिए थी। और फिर स्टेट बैंक, जिस तरीके से स्टेट बैंक आपने यानी उसको अबव द स्टेट एक इदारा बना दिया है, ना अदालत पूछ सके, ना नैब पूछ सके, ना पार्लियामेंट। लेकिन वो गवर्नमेंट कह रही है कि ये वही बिल है जो कि आप भी लेके आए थे कि ये वही बिल। अच्छा, इस पे आते हैं, लेकिन पहले जो सवाल मैंने किया है ये संगीन, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कायरा साहब की बात भी दुरुस्त है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे देना। बदतर होते जा रहे हैं, उसके ऊपर डिफ्लेक्ट करने के लिए। अच्छा, पहले मेरे सवाल का जवाब मैं कहता हूँ फुलझड़ी छोड़ते हैं ये वजीर जो है ना, पॉलिटिकल स्टंट है ये इनका, पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छा, यानी कि नहीं मुलाकात। और सबसे बड़ी बात यही कि जो आप में से कोई 4 लोग साहब ने जो बात की है वो पॉलिटिकल स्टंट से थोड़ा सा आगे है। वो मैं समझता हूं कि संगीन इल्जाम है पॉलिटिकल पार्टियों पे भी और इदारों पे भी। जिस तरह की उन्होंने बात की है ना जनाब के हाथ इस पे है और हाथ उस पे है, इसका दो मतलब उन्होंने बातें एक्सेप्ट की है ना। एक ये कि एक हाथ है जो इमरान खान के सर पे है, ठीक है जी, वो जाहिर है वो नैनी अम्मा का हाथ तो नहीं हो सकता ना, वो जिसका है वो सबको पता है किसकी बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं जी कि वो हाथ दूसरों की या कि नाम लेके कि फलां की गर्दन तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि जिस हाथ की बात हो रही है वो लोगों की गर्दनें तो पहुंच रहा है। क्या वो ये काम कर रहा है या वो ये काम कर सकता है? तो ये आप इल्जाम लगा रहे हैं इदारों के ऊपर। एक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हाथ है, हम जो है वो नवाजिशें हमारे पास हमारे ऊपर हो रही हैं और दूसरों के साथ जो है वो ये सलूक किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात। इसका तो खटक साहब जवाब लेंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। यानी कि आप कह रहे हैं, मैं बार बार एक ही सवाल कर रही हूं कि आप मान रहे हैं कि 4 लोगों की मुलाकात हुई या नहीं हुई? मैं बिल्कुल नहीं मान रहा इस तरह की आप डिनाई कर रहे हैं कि 4 लोगों की कोई मुलाकात? मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर रहा हूँ। इससे पहले भी आपको पता है कोई नवाज शरीफ के पास कोई फॉर्मूला दिया है कि इन 4 लोगों को सामने ले आए? कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ और लोगों ने भी कहा था जनाब कि ये रात के अंधेरे में मुलाकातें होगी फलां कुछ के मैं नाम आपको बता सकता हूँ। बाकायदा उन्होंने माजरत की जी हमारी खबर गलत थी। मैं आपको नाम बता सकता हूँ जर्नलिस्ट के, जरूरी नहीं है, लेकिन ये सारी नवाज शरीफ के पास कोई गया, कोई अबूरी सेटअप के लिए कोई फॉर्मूला गया कि जी इन 4 लोगों को फिलहाल सामने ले आए? कोई ऐसी बात हुई? देखिए मैं आपको चलें इसका इनडायरेक्ट जवाब दे देता हूँ, कोई नहीं गया। अदरवाइज
जो आगे आपने कोई पॉलिटिकल आप ये कहें कि स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके लिए तो मुलाकातें होती हैं, हमारी अपनी भी होती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से भी होती हैं, हमारी किसकी? सीनियर पार्टी लीडरशिप। अच्छा, पार्टी के अपने अंदर? जी जी, इसी तरह हमारी दीगर जमातों से होती हैं, हमारे बिल वास्ता बिला वास्ता राब्ते पीपल्स पार्टी से भी हैं, बाकी जमातों से हैं, अपोजिशन की अपोजिशन इकट्ठी होती है। यानी कहीं ना कहीं बात हुई है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज, जैसा कि कारी साहब ने भी कहा डिस्क्वालीफाइड है, इनके अलावा, इन शरीफों के अलावा किसी और को आगे लाया जाए, कहीं ना कहीं बात हुई है। देखिए, बात वही है। मैं आपको जरा, मैंने कहा इनडायरेक्ट तरीके से मैं आपको एक बात करता हूं। मुझे आप ये बताएं कि आज अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है जी, मुझे आप बताएं कि जितना टर्म रह गया इस असेंबली का, उसमें कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा? ना ये असेंबली चल सकती है, ना ये सेटअप चल सकता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं कि वो चंद माह के लिए होगा, नए इलेक्शन कराए जाएंगे और एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत जो अगले इलेक्शन के बाद मारिज़ वजूद में आएगी, असल पाकिस्तान को वही लीड कर सकती है। ये हौश पौश सिस्टम अगर अपोजिशन अभी कामयाब हो के भी लाएंगे कैसे? मिनी बजट तो आप रुकवा नहीं सके, तो नंबर कैसे आएंगे फिर आपके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? ये अभी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब बने हैं सेनेटर, इसी असेंबली से नहीं यही बने। बात पीपल्स पार्टी भी कहती थी, तब आपने पीपल्स पार्टी को पीडीएम से माइनस कर दिया। अच्छा, ब्रेक का वक्त एक और डिबेट है। मैंने सिर्फ आपको ये कहा था कि हुकूमती मेंबरान ने वोट दिए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तब वो सेंटर बने थे। तो मिनी बजट आप रुकवा लेते अगर वही नंबर आ जाते पास तो। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हैं, कतई तौर पे तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानिया से मुआहदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बहुत से अहम इशूज हैं। और जैसे कायरा साहब और तारिक फजल साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो मईशत की, महंगाई की, अवाम की जो अब तक हालात है, उस पर भी सवाल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब, सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। कायरा साहब, क्विकली आपसे एक सवाल का जवाब लूंगी और उसके बाद फिर नुमान साहब के पास जाऊंगी। जो तारिक फजल साहब ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो हमारे साथ बिल्कुल राब्ते में हैं और नो कॉन्फिडेंस के लिए वोट देने को तैयार हैं गवर्नमेंट के लोग, इसी चीज पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना, पीडीएम से आप लोगों को माइनस कर दिया गया, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार है, नंबर्स हैं, आप लोग पूरा एतमाद हैं? देखिए, एक तो है कि सामने नंबर हो, तो नंबर हो तो हम हुकूमत में हो, सामने अगर हो तो। लेकिन इस वक्त हम क्यों कह रहे हैं? एक तो इनके इत्तेहादियों का जरा गौर करें। ज्वाइंट सिटिंग हुई जिसमें कुछ 20-30 बिल उन्होंने पास कराए, उस वक्त एक मौका आया इस हुकूमत के हिलने का। तो इनके इत्तेहादी हैं PMLQ वाले, आप उनका हाल देख लें। वजीर आजम साहब को जाके उनको राजी करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को दरमियान में अपना रोल प्ले करना पड़ा और तब जाके चौधरी साहबान राजी हुए। और बड़ी आखिरी उन्होंने वोट डाला आके, और वो खाने पे नहीं गए वजीर आजम के, उन्होंने अपने घर खाने पे लोगों को बुलाया। MQM ने बाकायदा ओपनली कहा कि जी हम सोच रहे हैं, उनकी अपनी जो कमेटी है उनकी मीटिंग्स हुई और उनके अंदर बड़ी सख्त डिबेट हुई और फिर इंटरवेंशन करके उनको बड़ी मुश्किल राजी किया गया। अब दोबारा ये जो आप कह रहे हैं कि मनी बिल पास हुआ, इससे पहले क्या डिबेट हो रही? हमें छोड़ दीजिए अपोजिशन की बातों। काफली क्या कह रही, MQM क्या कह रही? ठीक लोगों का दबाव जो आता है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस वक्त लोग इतने गुस्से में है और जो हाल इनका आया है खैबर पख्तूनख्वा के पहले फेज में लोकल बॉडीज के अंदर, जो इनका हाल हुआ है सेनेट में, जो इनका हाल हुआ है अवाम की राय जो है जब बाय इलेक्शन हुए हैं, तो यकीनन PTI के अंदर बैठे हुए लोग जो बड़े ऑनरेबल हैं, वो अपने अपने हलकों वाले हैं, उनके अंदर भी एक प्रेशर आ गया कि भाई हमने कल वोट लेने जाना है। इस जमात के ने जो हाल किया है, जो फैसले करके जिस तरह की पॉलिसीज चलाई हैं, अब तो लोग हमारा हशर नशर कर देंगे। आज तो हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो ये हाल है, और कल अगर गवर्नमेंट में ना हुए और इलेक्शन में गए तो फिर क्या होगा? तो एक वो दबाव है। तीसरा, हम कह रहे थे कि इनके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, तो आपको वो ग्रुप नजर आ गए कि वजीर आजम साहब को पार्लिमानी पार्टी के अंदर अपनी जमात के सीनियर तरीन लोगों को जाके धमकी देनी पड़ी कि जनाब अगर आपका दिल है तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल न करें, और अगर आपका दिल नहीं करता तो मैं अपोजिशन को कहता हूँ वो हुकूमत संभाल लेते हैं। जब बातें यहाँ तक चली जाए तो आपको नजर अंदर क्रैक नहीं आते? जब नूर आलम जैसा शख्स खड़ा होके ये कह रहा है कि इन 3 लाइनों को आगे वालों को डालें इस पे ECL पे, तो उन 3 लाइनों में वजीर और वजीर आजम बैठते, बाकी तो नहीं बैठते। तो गुजारिश ये है कि अब आपको अभी भी हमें यकीन दिलाना पड़ेगा कि लोगों में क्रैक्स मौजूद है। हाँ, हमारे साथियों का जब हम सेनेट का इलेक्शन जीते थे, पीपल्स पार्टी ने उस पर कायल किया था
वो हमारी बात बड़ी मुश्किल मानी गई, लेकिन हमने जीत के इस हुकूमत को हिला दिया था और वजीर आजम साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ गया, और जिस तरह वो लिया गया वो भी आपके सामने है। उससे पहले हमने बाय इलेक्शन में अपने दोस्तों को राजी किया था। सेनेट के इलेक्शन के फौरन बाद हम कह रहे थे अगर उस वक्त ये जो आ जाता आदम एतमाद तो ये हुकूमत अब तक जा चुकी होती, लेकिन मैं समझता हूँ अब और ज्यादा हालात खराब हो गए हैं, क्योंकि महंगाई ने, इनकी और गलत पॉलिसियों ने साल पहले से आज हाल 1.5 साल हालात बहुत तल्ख हो गए हैं। लिहाजा इमीडिएटली लोग इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। अब अवामी मुतालबा ये है, सो वो अवामी मुतालबा पीटीआई के लोगों पे भी दबाव डाल रहा है और आपको नजर आएगा। और इंशाअल्लाह ताला अगर अपोजिशन की जमातें इस बात पे आती हैं कदम एतमाद करना है तो पीपल्स पार्टी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को और अपोजिशन की बाकी क़यादत को ये ऑलरेडी एश्योर किया जा चुका है, बार बार कहा जा चुका है कि अगर आप आते हैं तो हम हर आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते से इस हुकूमत को कल नहीं, आज नहीं, गुजरे हुए कल में फारग करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी रास्ता बने। ठीक है, कमर जमान कायरा साहब कह रहे हैं कि आईनी, जमहूरी, पार्लिमानी, जबकि मरियम नवाज कह चुकी है कि जो भी तरीका इख्तियार करना पड़े। सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, जितनी चीजें अपेरेंटली सतह पे ठीक लग रही हैं, नीचे उतना ज्यादा ही तूफान है आपकी गवर्नमेंट के लिए, नो कॉन्फिडेंस के लिए। तारिक फल साहब कह चुके हैं, कायरा साहब बिटवीन द लाइन्स कह चुके हैं, नंबर्स मौजूद हैं, खतरात बहुत ज्यादा आपके लिए बढ़ चुके हैं आपकी गवर्नमेंट के लिए। नुमान वजीर खटक साहब। नहीं, मेरे नहीं ख्याल में बिल्कुल कोई खतरा है, बिल्कुल कोई खतरा नहीं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों आपस में इनका कभी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हुई। बोथ लीडरशिप आर पोल्स अपार्ट, इनकी कभी अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। बल्कि इनफैक्ट मैं तो यही कहता हूँ कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि दोनों अपोजिशन पार्टीज जो है ना, पीएमएलएन की स्पेसिफिक बात करता हूँ, कि इनकी लीडरशिप दे शुड फॉरगेट शरीफ खानदान को, ये छोड़े। इनके अपने पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, समझदार लोग हैं, मोर नॉलेजेबल देन शरीफ खानदान, शरीफ खानदान। हाँ। वो चाहिए आए और वो एक सही किस्म की अपोजिशन करें। ये जो है ना, जैसे अभी बात हो रही थी, सही बात कह रहे थे मेरे दोनों साथियों ने, सही बात की कि ये क्या डील वगैरह की बात शुरू कर दी, जो आप बाकी मईशत वगैरह पर बात करें और कब को अच्छा कोई सोल्यूशन बताए ना। अगर आपको मिनी बजट अच्छा नहीं लगा, सप्लीमेंट्री बजट सही है, सप्लीमेंट्री बजट इज द राइट वर्ड फॉर इट। उसके अंदर जो हमने किया, अगर आपका रेवेन्यू सोर्स नहीं आ रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे, आपने 5.8 ट्रिलियन से 6.2 ट्रिलियन जमा करना है, एफडीआर ने ऐसा जमा करना है। बेशक एफडीआर की परफॉर्मेंस इन द लास्ट 6 मंथ्स वाज एक्सीलेंट, उन्हें 300 बिलियन ओवर रिकवरी की जमा किया, लेकिन फिर भी आपकी जो फिस्कल डेफिसिट है वो शॉर्टफॉल कर रहा है। उसको आपको प्लग इन करने के लिए आपने कहीं लगाने थे, अपने कोई टैक्स मेजर्स लगाने थे, उसको लगाने के लिए जो थोड़ा बहुत किया गया वो भी कुछ हद तक रेवेन्यू से आएगा। लेकिन उसमें एक चीज जो मैं टॉक शोज में भी देखता हूँ, लोग गलत बोल देते हैं, पीटीआई वाले गलत बोल देते हैं। ये टैक्स मेजर्स जो दिए गए, ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए बेसिकली दिए गए। अगर आपने मेडिसिन के, तारिक साहब ने बात की, मेडिसिन के ऊपर आपने टैक्स लगाया, 17% लगाया, 17% तो लगाया उसके ऊपर, लेकिन इसको 0 रेट कर दिया। मतलब क्या, सादे लफ्जों में, कि आपने 17% देंगे, आप जब सेल शो करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट करेंगे, तो 17% आपको वापस हो जाएगा। वो क्या रहा था, पास में हो नहीं रहा था कि लोग फार्मास्यूटिकल के नाम पर चीजें मंगवाते थे, रॉ मटेरियल मंगवाते थे, पैकिंग मटेरियल मंगवाते थे, स्टेशनरी की चीजें मंगवाते थे। मसला यह है, इन शॉर्ट अवामी ज़बान में मसला यह है कि आप कंपनीज को, माफिया को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि असल जो एंड प्रोडक्ट है वो तो अवाम के पास जा रही है ना। टैक्स तो लगा के उसके पास आ रहा है, जो आप रिफंड कर रहे हैं वो आप कंपनीज को, माफियाज को रिफंड कर रहे हैं ना सब पैसे। अवाम को तो रिफंड नहीं कर रहे, अगर वो एक पैनाडोल की गोली खरीदने जाते हैं तो। मैं उसके सादे लफ्जों में कहूँ, मैं आई फेल्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप समझी नहीं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, कायरा साहब यहाँ कुछ आपसे कहना चाह, मैं जो कह रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पहले थी एग्जेम्प्टेड थी, एग्जेम्प्टेड से हटाकर 0 रेट किया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सारे आप टैक्स रिजीम में आएंगे। अगर आप जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है, नॉन टैक्स रिजीम के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, उसको नुकसान होगा। जो 2 नंबर शायद मैं नाकाम रही हूं आप तक अपने मुद्दा पहुंचाने के लिए भी, लेकिन मेरी भी यही बात है जो आप फरमा रहे हैं, बट मैं अवाम के पर्सपेक्टिव से कर रही हूं। कायरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कायरा साहब क्विकली प्लीज। गरीदा, मसला ये है कि 0 रेट, हम तो खैर कारोबारी बंदे नहीं है, नुमान साहब पढ़े लिखे भी हैं और कारोबारी भी हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ। सवाल ये है कि 0 रेट से मुराद ये है जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 0, और इंपोर्ट स्टेज पे आपने जो कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिए
आपको वो रिफंड हो जाएंगे एक स्टेज पे, लेकिन एक जरा गौर कीजिए, अगर मैंने एक रॉ मटेरियल मंगवा के एक चीज बनाई, मैंने एस्प्रिन की गोलियां बनाई 100 और मैंने 100 रुपए की वो बेचनी है, उसके ऊपर 17% सेल टैक्स लग गया और 17% सेल्स टैक्स लगा के मैंने आगे होलसेलर को दे दिया। होलसेलर ने उसमें अपना प्रॉफिट शामिल किया और रिटेलर को 17% सेल्स टैक्स आगे पास ऑन कर दिया। ठीक, उसके बाद ठीक। जो अल्टीमेटली रिटेलर है वो रिसीव कर लेगा फ्रॉम द एंड यूजर। सो एंड यूजर अवाम है, अवाम को तो वो टैक्स लग के गया ना। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही थी। शुक्रिया कारा साहब सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं एग्जैक्टली यही गुजारिश कर रही थी। सेंटर नुमान साहब आपकी बात मुकम्मल होगी तो मैं तारिक साहब की तरफ जाऊं। डॉक्टर तारिक साहब की तरफ। नहीं, मैं एक बात मुकम्मल कर दूं। कारा साहब ने कुछ हद तक नहीं बोला, ठीक कहा। आपने उस पर जीरो रेटेड किया। जीरो रेटेड मतलब इंपोर्ट पर आप 100 रुपए की चीज लाएंगे, 70 रुपए टैक्स दे देंगे इंपोर्ट पर। ठीक है। जब उसको आप आगे बेचेंगे तो आप जीरो रेट पर बेचेंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, 70 रुपए आपको वापस हो जाएंगे। दिस इज नोन एज जीरो। तो 500 आपको नहीं करेंगे, आपको मेडिसिन आपकी सस्ती हो जाएगी। मैं देखें जी, मैं आपको मैं बताता हूँ, आप मुझे मैं एक मिनट मैं बात पूरी कर लेते। मैं आप मुझे पता नहीं आप कितना, मैं जो 8 अरब रुपए मेरी कंपनी टैक्सेस और बिल्स में देती गवर्नमेंट को, 8 बिलियन। मेरे ख्याल में मैं आप 2-3 जो मेरे साथ बैठे मैं उससे ज्यादा टैक्स देता हूँ और मैं समझता हूँ उस पर। मैं आपको गारंटी करके कहता हूँ, आपको समझ नहीं आ रही, इसकी वजह से मेडिसिन की मार्केट में रेट कम हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी मुझे यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ेगा। डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, बट इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में इस डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे इस पैनल के साथ। फिलहाल के लिए कमर जमान कायरा साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और सेंटर नुमान वजीर खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं तो यूके से एक माहिर कानून से पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा हो सकता है या नहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत चाह रही है कि बरतानिया के साथ मुआहदा कर लिया जाए पाकिस्तान की तरफ से मुजरिमान की हवालगी के हवाले से, लेकिन क्या बरतानवी कवानीन में इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद है और अगर कोई मुआहदा हो जाता है तो क्या उसका इत्तलाक सियासी मुजरिमान पे हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। इस हवाले से कानूनी राय जानेंगे। बरतानिया के मशहूर मारूफ माहिर कानून है बैरिस्टर राशिद असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर राशिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जरा बताइएगा कि बरतानवी कवानीन में कितनी गुंजाइश है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक मुआहदा हो सके मुजरिमान की हवालगी के हवाले से, और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो उसका इतलाक क्या सियासी मुजरिमान पे हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बरतानिया के 100 से ज्यादा जो ममालिक हैं उनके साथ इस किस्म के बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रीटीज हैं जिसमें एक्सट्राडिशन एक्ट 2003 के तहत मुजरिमान को हवाले किया जाता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान को बिल्कुल मुआहदा करना चाहिए। इंडिया ने अपना जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी साइन किया था 1992 में, तकरीबन 20 साल पहले, हम बहुत इसमें हमने देर की है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि पाकिस्तान के हवाले से हमेशा यूके को यह एतराज रहा कि पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन ना हो उन लोगों के खिलाफ जिनको यहाँ से एक्स्ट्राडाइट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे कुछ जो रिक्वेस्ट आई थी उसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो सिचुएशन थी उसको फ्लेयर अप किया गया था यहाँ के ऑफिशियल्स की जानिब से। तो ये बिल्कुल मुआहदा हो सकता है। जून 2019 में इसके हवाले से पेशरफ्त हुई थी, जो दोबारा इसी इशू की वजह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, हम उसको प्रोसीड नहीं करना चाहते एक्सट्राडिशन ट्रीटी को, तो उसकी वजह से ये मुआहदा खटाई में पड़ गया था। लेकिन अब आगे बात चल रही है तो इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात जो कि यूके हुकूमत के हैं वो दूर कर देते हैं तो ये ट्रीटी बहुत इजीली साइन हो सकता है और ये हमें करना भी चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस वाला आप बात कर रहे हैं ये तो बहुत बड़ी रुकावट क्रिएट हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान में हुकूमत का इंटरेस्ट एक सबसे बड़ा जाहिर है नवाज शरीफ की वापसी है, इसहाक डार की वापसी है और दीगर शरीफ फैमिली के जो लोग वहां पर मौजूद हैं। किसी हद तक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं। तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होने की जो एक रुकावट है दूर हो सकती है? देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब या इसहाक डार साहब या इस किस्म के लोग जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, अगर उनके हवाले से कोई रिक्वेस्ट जाएगी
तो बड़ा मुश्किल है कि उस पर अमल दरामद हो सके। अगर दूसरे लोग जो कि मुख्तलिफ दूसरे जराइम में मुलव्वस होते हैं और जो फ्यूजिटिव का उनके पास कोई इस किस्म का दर्जा होता है और वहाँ की इंटरनल मिनिस्ट्री यहाँ की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है, तो होम सेक्रेटरी बिल्कुल इसके हवाले से एक्सट्राडिशन सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जो बाकी लोग हैं, जो पॉलिटिकली जो लोग हैं, जो जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं या बाकी लोग हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अगर ये मुआहदा साइन भी हो जाता है तो उसके जरिए इनको एक्स्ट्राडाइट करवाया जा सके। बिकॉज अगर आप देखें तो इंडिया ने अगर आप देखें बहुत बड़े 2 केसेस हैं जिसमें प्रीवियसली विजय माल्या का केस था, जिनको उन्होंने एक्स्ट्राडाइट करवाने की कोशिश की, तो वो सिर्फ इस बेस पे रुका कि जी उनके हवाले से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। यहाँ की यूके कोर्ट्स ने उनको कहा कि एक्स्ट्राडाइट किया जाए, लेकिन यूरोपियन कोर्ट से वो दोबारा यहाँ पे रुक गए। उस मुआहदे उस हुक्म को कालादम करार दे दिया गया। तो पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकली लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस किस्म के केसेस में, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। अगर ये होता भी है तो यहाँ की कोर्ट हो सकता है इसके खिलाफ स्टे दे दे, उस शख्स को जाने की इजाजत ना दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राशिद असलम साहब, हमें यूके से आगाह कर रहे थे कि वहां के कवानीन किस हद तक इजाजत देते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान की हवालगी और सियासी मुजरिमान की हवालगी अमल में आ सके। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।